हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 जो अभी होने को बाकी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हम बहुत पहले से दे रहा हूं और आज भी आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाली है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आने की पॉसिबिलिटी एक या क्वेश्चन फिक्स है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। जो भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई भी स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल है, जो कि आपको केमिस्ट्री सेक्शन में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं दबाए हैं तो ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि अभी एग्ज़ाम बाकी है, आपको इस पीरियड में आपको बहुत कुछ सीखनी है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही आपको वीडियो आगे मिलते रहेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो एक बात कहनी है आपसे कि वीडियो को आप अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए, कैसे आपको डिस्कस हो रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है, वैसे आप अपने को समझिए। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं आज की पहली क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आज का है, आपको जो सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण होता है, किस मेथड से आपका जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं, उसका सांद्रीकरण होता है। तो इसका आपको झाग विधि द्वारा आपको इसका सांद्रीकरण होता है। जैसे कि कोई और आपको मिल गया, उसका आगे हम प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए आपको सांद्रीकरण होता है। तो उसको जो सल्फाइड के ओर हैं उसको हम झाग विधि द्वारा आपको प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आपको झाग विधि द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको सी ऑप्शन। तो जो आपका 31 का ऑप्शन है वो आपको सी है। तो इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, जो बताने वाली बात थी आपको बता दी गई। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य है। तो जो जिंक ऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ZnO प्लस CO, ये आपको परिवर्तन हो जाता है जिंक प्लस CO2 में। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है या CO का अवकरण हो रहा है। तो इसमें आपको मेन कंसेप्ट क्या जानना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो उसके बारे में आपको पहले जानना होगा कि ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं और अवकरण किसको बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे बोलते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है आपको, ऑक्सीकरण, वो आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट से जब कोई एलिमेंट आपको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँचे, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एलिमेंट पहुँचे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन आपको -2 से वो आपको 0 में चला गया, तो -2 से 0 में गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे जिंक हो गया, जिंक आपको +2 में था पहले, अब क्या हो गया +1 +3 में चला गया, तो वो आपको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। और रिडक्शन या अवकरण को क्या बोला जाएगा, आपको रिडक्शन है अवकरण, उसको हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से
ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट आपको पहुँचे रिएक्शन से, अभिक्रिया से, उसको हम अवकरण बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन आपको, ऑक्सीजन या जिंक ले लीजिए, जिंक +2 में था और वो आपको +1 में चला गया रिएक्शन के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में पूछ दिया गया है उसी कंसेप्ट से रिलेटेड। तो इसमें आप देखिए ZnO + CO क्या कन्वर्ट हो रहा है आपको रिएक्शन के बाद Zn + CO2 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का कितना है, ऑक्सीजन का -2 होता है आपको, तो जिंक का क्या हो गया, +2 हो गया। और यहाँ पे इसका -2 होता है ऑक्सीजन का, और ये इसका +2 हो गया। तो अब आगे देखिए, जब प्रोडक्ट जब बन रहा है आपका, जब रिएक्शन हो जा रहा है उसके बाद, तो यहाँ पे जिंक खाली स्टेट में पाया जा रहा है और CO2 इसका क्या हो जा रहा है, +4, क्योंकि ये -2 × 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि कार्बन पर +2 है और यहाँ आपको कार्बन पर क्या हो जा रहा है, +4 हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसका क्या होगा, आपको ऑक्सीकरण होगा। अब जिंक का आपको +2 है, यहाँ पर आपको 0 हो गया, कुछ एलिमेंट नहीं है, कोई भी इसके साथ बाइंडिंग नहीं किया है। तो इसका आपको ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, अवकरण बोलेंगे। तो जिंक का क्या होगा, यहाँ पर अवकरण होगा, और कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो ऑक्सीकरण होगा। तो अब ऑप्शन के अनुसार हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि ZnO का ऑक्सीकरण, CO का अवकरण, CO2 का ऑक्सीकरण और ZnO का अवकरण। तो यहाँ ZnO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आपको डी करेक्ट है। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। तो एक बार और हम बता देते हैं आपको, जो ऑक्सीडेशन होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट रहता है उससे जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट रिएक्शन के बाद चल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और रिडक्शन हम बोलते हैं उसको जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से है और वो रिएक्शन के बाद लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है। तो द्विक्षारीय का मतलब, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अम्ल और क्षार किसको बोला जाता है। तो अम्ल और क्षार आपको, जैसे अम्ल होता है वो आपको H+ प्रोड्यूस करता है, H+ उत्पन्न करता है। कोई भी सॉल्यूशन में आप रिएक्शन कराते हैं, कोई भी लिक्विड में उसको डालते हैं तो वो H+ उत्पन्न करता है, उससे हम उसको हम एसिड बोलते हैं। और जो OH- रिलीज कराए, जो अपने सॉल्यूशन से, जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन से जो आपको OH- रिलीज कराए, उसको क्या बोलेंगे, हम क्षार बोलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, द्विक्षारीय अम्ल। तो बोल रहा है कि जो द्विक्षारीय अम्ल मतलब इसमें 2 एसिड भी हो और 2 बेस भी उत्पन्न करने वाला कौन सा सॉल्यूशन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपको HCl है, इसमें आपको एक ही देगा HCl, ये आपको H+ और Cl-, क्यों, क्योंकि 1 आपको यहाँ पे H दे रहा है। तो ये क्या हो गया, मोनो एसिड हो गया, एक क्षारीय हो गया। अब दूसरा है आपको H3PO4 है, तो इसका जब हम 3H+ PO4 3-, तो यहाँ पे 3H+ दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हम ट्राई बेसिक बोलेंगे। और अगला क्वेश्चन H2SO4, तो इसमें आपको 2H+ SO4 2-, तो यहाँ 2H+ आपको सॉल्यूशन से मिल रहा है। ये जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, उसमें आपको जब इसको लिक्विड में डाल रहे हैं तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाला जो एसिड है वो आपको 2 हाइड्रोजन प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम द्विक्षारीय अम्ल बोलेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका H2SO4। और एक HNO3 है, ये भी आपको H+ + NO3- होता है, तो ये भी आपको सिंगल दे रहा है। तो ये 2 आपको मोनो एसिड हो गए, ये भी याद कर सकते हैं आप। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन से मोनो एसिड्स हैं, कौन कौन ट्राई एसिड्स हैं, कौन कौन डाई एसिड हैं। तो डाई एसिड आपको H2SO4 हो जाएगा, और H3+
ट्राई एसिड हो जाएगा, और HCl HNO3 आपको क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में हैं, जो 18वें ग्रुप में आपको पाए जाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, तो वो आपको कैसे होते हैं, वो आपको स्थिर, अस्थिर, विरल और अत्यधिक क्रियाशील। तो जो आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो आपको अस्थिर होते हैं। तो क्यों अस्थिर होते हैं आपको, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस, जो उसके नाभिक होते हैं, वो उसमें आपको अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट करता है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल एलिमेंट की कौन से होते हैं, आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये बात आपको जान लेनी होगी। और एक और बात है आपको, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखाई होती है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ये कि तापमान घटता है, तापमान बढ़ता है, गर्मी अवशोषित होती है और गर्मी निकलती है। तो जब पानी आपको बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसमें आपको गर्मी निकलती है, जो भाप होती है, वाष्प, वो आपको दिखाई पड़ती है गर्मी के रूप में। तो इसका ऑप्शन है आपको डी। और अगला क्वेश्चन है आपको, चूना को धातु कार्यों में डॉट डॉट किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो चूना का जो धातु होते हैं उसको आप किसके रूप में आप प्रयोग लेते हैं, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं आपको, क्योंकि वो जो धातु के अयस्क होते हैं, धातु के जो ओर हैं, उसमें आपको वो ऑक्सीजन को निकालने का काम करता है, इसीलिए हम आपको उसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है एलिमेंट, जो ऑक्सीकरण होता है जो एलिमेंट, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो रिडक्शन या अवकरण होता है जिस एलिमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको उल्टा हो जाता है जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूसन के दौरान। तो यहाँ पे जो चूना को धातु कार्यों के रूप में जो कार्य लिया जाता है उसका, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो ओर है एलिमेंट के, उसमें आपको ऑक्सीजन को निकालने का काम करता है। अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चंस पे, जो स्टेनलेस स्टील किस धातुओं से बना है। स्टेनलेस स्टील किन धातु से बना है, तो जो स्टेनलेस स्टील आपको होता है वो मिक्स धातु से आपको बना होता है। तो जो उसमें मिक्स धातु में जो हमको तत्व मिलाए रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आयरन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील आपको आयरन, कॉपर और निकेल का मिक्स धातु होता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको बी ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो बेकिंग सोडा होता है आपको, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है। तो जो उसका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का, आपको NaHCO3 बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 लिखते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि उसको क्या बोला जाता है, और आपको फार्मूला दिया रहेगा और बोल देगा कि इसको क्या लिखते हैं हम।
तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, अल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? जो अल्केन की अभिक्रिया होती है, जो अल्कीन अल्काइन है, तो उसमें जो अल्केन होती है, तो अल्केन का सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे पहचानेंगे, हम अल्केन को कैसे पहचानेंगे, तो उसका आपको जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे कि n के वैल्यू हम वहाँ 1 रख लिए, तो कार्बन में 1 हो जाएगा, H2 × 1+2 CH4 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आपको अल्केन का पहला एलिमेंट है, आपको अल्केन ग्रुप का पहला ग्रुप जिसको बोलते हैं मीथेन। इसमें हाइड्रोजन कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 होते हैं। तो अब पहचान मालूम हो गया। तो जैसे कि अल्केन हो गया, ये एक अल्कीन होता है, आपको ये अल्केन का है। अल्केन का आपका जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्कीन का होता है, आपको उसमें से आप 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए। जो आपको अल्कीन होता है उसमें आपको अल्केन से 1 हाइड्रोजन कम होता है, तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। तो इसमें आप n की वैल्यू 1 रखिए, C1H2 × 1+1। जो CH3 होता है आपको, वो आपको मीथीन होता है, इसको क्या बोलेंगे, मीथीन। और C1H2 × 1, तो जो CH2 होता है आपको, वो आपको क्या बोलेंगे, उसको मिथाइन बोलेंगे। तो आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला बता दिए। तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जो अल्केन का आपको सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और अल्कीन का आपको उसमें से 1 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, और अल्काइन में उससे 1 और हाइड्रोजन कम कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। तो जो अल्केन की अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? तो आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर होती है। तो इसका ऑप्शन आपको बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से रिडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया कौन सी है? तो रिडॉक्स समझने से पहले आपको रिडॉक्स की परिभाषा मालूम करनी होगी। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है आपको किसको बोलते हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। जो रिडॉक्स रिएक्शन आपको होता है, उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पहले हम बता चुके हैं, जो कि आपको दूसरा क्वेश्चन था, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन और रिएक्शन बता दिए हैं। तो अब जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों टेक्स प्लेस होती हैं। तो ऑप्शन के माध्यम से आप इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। तो जो CaCO3+ जो है CO+CO2 में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो H2+Cl2 है वो आपको रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ देखिए जो H2 है आपको पहले जीरो अवस्था में है, तो ये आपको +1 में चला जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, 0 से 1 में गया, तो आपका इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जो आपको Cl है, जैसे कि यहाँ पर H2+Cl2, ये आपको ट्वाइस HCl में हो गया। तो जो H2 आपको है उसका जो ऑक्सीडेशन अवस्था है पहले 0 में है, अब उसके बाद आपको इसका -1 है, इसका +1, तो ये 0 से +1 में जा रहा है, तो ये इसका जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाई ऑक्सीडेशन जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है, आपको ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। और जो Cl2 ये भी 0 में है, तो ये आपको -1 में चला जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है, आपको रिडक्शन हो जा रहा है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आज का आपको लास्ट क्वेश्चन यही था। तो हम आशा करते हैं आपको
हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है इस कुछ छोटे छोटे आपको टॉपिक्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो इसको स्किप मत करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, इसके बारे में बताइए कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको कवर किए जा रहे हैं इस चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और थैंक यू।